वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 306 किलोमीटर तवील सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 का संग बुनियाद रख दिया। सक्कर हैदराबाद मोटरवे पेशावर कराची मोटरवे PKM का आखिरी हिस्सा है, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान NHA के मुताबिक मंसूबे पर 360 अरब रुपए से जायद लागत आएगी, जिस पर 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। इस मंसूबे की आज न सिर्फ संगे बुनियाद बल्कि 30 माह में इंशाअल्लाह ये मंसूबा मुकम्मल होकर पाकिस्तान के अवाम को, सिंध के अवाम, सक्कर, कराची, हैदराबाद यानी चाहे वो मुसाफिर हैं या ट्रांसपोर्ट है, बेपनाह इसका फायदा हासिल होगा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को इससे बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी और इसके ममार नवाज शरीफ ही हैं। हमें इसको मजीद आगे बढ़ाना है। 100% मुत्तफिक हूँ। बलूचिस्तान से सड़कों को मिलाने पर तेजी से काम करना चाहिए। बलूचिस्तान की कलेक्टी के बगैर पाकिस्तान की कलेक्टी नामुकम्मल है। हाई कोर्ट ने सासाजाद केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। FIA और नैब मुकदमात में सुलेमान शहबाज ने हिफाजती जमानत के लिए रुजू कर रखा था। अदालत से बाहर मीडिया से बात करते हुए सुलेमान शहबाज ने कहा कि हम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, शरीफ फैमिली के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। खारजा बिलावल भुट्टो कल से 21 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा ने बिलावल भुट्टो की अमेरिका में मसरूफियात का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो 15 और 16 दिसंबर को न्यूयॉर्क में वज़ीर खारजा G77 और चीन की वज़राती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर खारजा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। वैकोडिक से मुतल्लिक कानून साजी के मामले पर हुकूमत के अहम इत्तेहादी सरदार अख्तर मिंगल हुकूमती रवैये से सख्त नाला। सरदार अख्तर मिंगल ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर व मुशावरत शुरू कर दी। 15 दिसंबर को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर भी पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत होगी। विफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने नैब खत्म करके एहतसाब का नया अदारा बनाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे ने कहा कि मेरे ख्याल में नैब खत्म करके एहतसाब का एक नया अदारा बनाना चाहिए, जबकि मौजूदा चेयरमैन नैब ईमानदार आदमी है। मजीद कहा कि इमरान खान का एक स्याह दौर था, वो चला गया। इमरान खान के सहूलतकार भी एक एक करके रुखसत हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान अब भी GHQ को आवाज लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान पर अब कौन इतबार करेगा, ये लोग जनरल बुआजा के कसीदे पढ़ते थे, अब बुराइयां कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान के इक़्तिदार का नशा टूट रहा है। इमरान खान में इखलाक की जरूरत नहीं कि फाइनेंशियल टाइम्स पर मुकदमा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि सदर आरिफ अलवी को कहा था कि इसहाक डार से पूछें कि उनका क्या प्लान है। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि सदर को हमने कहा था कि इसहाक डार से पूछे, 7 माह में मुल्क का हशर नशर हो गया है, उनके पास क्या प्लान है। उन्होंने कहा कि बगैर इंतखाबात के सियासी इंतजाम नहीं आएगा। इमरान खान ने जलसे में असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, इससे पीछे नहीं हट सकते। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम मवासलात बुरी तरह मुतासर हुआ है। सड़कों पर फिसलन के सबब मुख्तलिफ हादसात पेश आ रहे हैं, जबकि ट्रेन सर्विस मुतासर। बर्फबारी की वजह से 150 परवाजें मनसूख कर दी गई। कार्निवाल से स्कॉटिश लैंड तक तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,341 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 7 अफराद में कोरोना टेस्ट की तशखीस हुई। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.21% रिकॉर्ड की गई। और भारत और चीन एक बार फिर बॉर्डर पर आमने सामने। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी फौजियों के दरमियान तसादुम। भारतीय मीडिया के मुताबिक झड़पों में भारत के मुतअद्दिद फौजी जख्मी हुए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेंटर में झड़पें हुई। जून 2020 में लद्दाख की वादी गलवान में भारत और चीनी फौजियों के दरमियान हाथापाई के बाद झड़पें हुई थी, जिनमें 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। आपने जानी न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 306 किलोमीटर तवील सखर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया। सखर हैदराबाद मोटरवे पिशावर कराची मोटरवे PKM का आखिरी हिस्सा है, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। यह मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान NH के मुताबिक मनसूबे पर 307 अरब रुपए से जायद लागत आएगी, जिस पर 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। आपको एक बार फिर इस खबर से आगाह करें कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 306 किलोमीटर तवील सखर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया। सखर हैदराबाद मोटरवे पिशावर कराची मोटरवे PKM का आखिरी हिस्सा है, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। यह मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जमान NHA के मुताबिक मंसूबा 307 अरब रुपए से जायद लागत आएगी, जिस पर 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स तमीर किए जाएंगे। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को इससे बहुत फायदा होगा। इन्होंने कहा कि कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी और इसके ममार नवाज शरीफ ही हैं। हमें इसको मजीद आगे बढ़ाना है। 100% मुत्तफिक हूं, बलोचिस्तान से सड़कों को मिलाने पर तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि बलोचिस्तान हमारा बहुत अहम सूबा है। बलोचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुकम्मल है। मंसूबे की आज न सिर्फ संगे बुनियाद बल्कि 30 माह में इंशाअल्लाह ये मंसूबा मुकम्मल होकर पाकिस्तान के अवाम को, सिंध के अवाम को सक्कर, कराची, हैदराबाद, यानी चाहे वो मुसाफिर हैं या ट्रांसपोर्ट है, बेपनाह इसका फ़ायदा हासिल होगा। इसके लिए मैं जनाब मौलाना असदुर्रहमान साहब को, जनाब वज़ीर आला सिंध जनाब शाह साहब का, मिनिस्टर प्लानिंग जनाब एहसन इकबाल साहब का और तमाम मुतल्लिका इदारों का NHA और जितने भी दर्जा बदर्जा जो इदारे इसमें शामिल हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपकी मुश्तरका काविशों से आज ये दिन देखना नसीब हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये
मोटरवे का हिस्सा उसी क्वालिटी का होगा जो कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में मोटरवे बनी है। उससे ज़्यादा तो कबूल होगा मुझे, उससे कम कबूल बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए मौलाना असद साहब, मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरी तनदेही से अपनी तमाम कुव्वतें बुरुकार लाएंगे और साथ साथ वो बाकायदा इसके लिए वो दुआ भी करेंगे। और कैप्टन आगा साहब को भी मेरी यही गुजारिश है कि वो इसके लिए पूरी कोशिश के साथ हाईएस्ट क्वालिटी की ये मोटरवे बननी चाहिए। इस तरीके से शुमाल से जनूब ये पाकिस्तान की मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी। और मैं शाह साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी इस मोटरवे की तकमील के ऊपर पूरी नज़र रखें। जिस तरह आपने पूरा हाथ बटाया है, इसी तरीके से ये हमारी एक जॉइंट एफर्ट से ये इंशाअल्लाह इस क्वालिटी को और कंप्लीशन पीरियड को हम बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत के लिए सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सुलेमान शहबाज अपने वकील अमजद परवेज के हमरा अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 2018 में बैरून मुल्क गया और 2020 में मुकदमा बनाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का कोई कॉल अप नोटिस नहीं मिला। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी गैर जरूरी की। ये राग अलापता है कि जी इंग्लैंड की कोर्ट्स, इंग्लैंड का जुडिशियल सिस्टम, इंग्लैंड का जस्टिस सिस्टम, सबने आपने सुना है। पिछले 20 सालों से ये बात वो कर रहे हैं। तो 2 लैंडमार्क केसेस जो उसके अपने दौर में उसके कहने पे इनिशिएट हुए, एक NCA का केस, NCA जो कि दुनिया की मानी हुई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है यूनाइटेड किंगडम का, वहां स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे केस इनिशिएट हुआ जो 18 महीने चला। नैब के ऑफिशियल्स, ARU के ऑफिशियल्स, शहजाद अकबर खुद इमरान खान के कहने पे इंग्लैंड चक्कर लगाते रहे, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करते रहे, वहां मजे करते रहे। और फिर 18 महीने वो केस चला NCA का, जिसमें मैं और मेरे वालिद मियां शहबाज शरीफ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया NCA ने। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर वो केस चला, हमने भरपूर उस केस का दिफा किया। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी और एक तरफ मैं और मेरे वालिद थे। 18 महीनों के बाद NCA ने एक जोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे और वो केस NCA ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। वो कहां गई मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहां गया 500 अरब, वो कहां गए एसेट्स। यहां पे तो आप कह सकते हैं कि जी जिस केस में हमें अपना रिलीफ मिले वो आप उन जजों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जिस इदारे से हमें रिलीफ मिले आप उनके खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं। आप अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखते। जो NCA के खिलाफ NCA ने जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बारे में आप मानते हैं कि वो एक फेयर सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह के फजल से हम वहां से एग्जॉनरेट होके आए। कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है, उनकी वेबसाइट्स पे है, मीडिया के ऊपर उसको पढ़ें कि NCA ने क्या कहा कि 1 पेनी और 1 पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। आप तो यही कहते थे कि इन्होंने इंग्लैंड में मालात बना लिए, एसेट्स बना लिए। 18 महीने NCA 4 जुरिस्डिक्शन में गई,
4 jurisdiction में उनका इंटरनेशनल कमांड यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रहा था हमें। दुबई, यूनाइटेड वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। वजीर आजम के दौरा सक्कर हैदराबाद के बायस इजलास सुबह के बजाय अब शाम 6:30 बजे होगा। वजीर आजम आज सुबह सक्कर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। वफाकी काबीना इजलास के वक्त में तब्दीली वजीर आजम के दौरा सक्कर और हैदराबाद की वजह से की गई। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में रेकोडिक मंसूबे की तामीर से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन रेकोडिक मंसूबे पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना रेकोडिक मंसूबे पर रेगुलेटरी मंजूरियां भी देगी। वफाकी काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 11 दिसंबर के फैसलों की तौसीक करेगी। ECC में रेकोडिक मंसूबे से मुतालिक वफाकी हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत की फंडिंग प्लान की भी मंजूरी दी जाएगी। रेकोडिक से मुतल्लिक कानून साजी के मामले पर हुकूमत के अहम इत्तेहादी सरदार अख्तर मेंगल हुकूमती रवैये से सख्त नाला। सरदार अख्तर मेंगल ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर व मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से सरदार अख्तर मेंगल ने 15 दिसंबर को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर भी पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत होगी। गैर मुल्की सरमायाकारी और तहफ़्फ़ुज़ बिल पर एतमाद में न लेने पर भी सरदार अख्तर मेंगल नाराज हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने गुज़िश्ता रोज रेकोडिक से मुतल्लिक कानून साजी पर साथ देने से इनकार और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने कहा है कि रेकोडिक मंसूबे को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबे को हासिल इख्तियार से पीछे हटना गुनाह समझते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने दिन रात की मेहनत की, हत्ता के वज़ीर आला की कुर्सी को भी दांव पर लगाकर रेकोडिक मंसूबे को बलोचिस्तान के हक में बनाया है। रेकोडिक मंसूबे को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। रेकोडिक मंसूबे से अरबों डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। 8 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी का ये मंसूबा पाकिस्तान की मुईशत में ताज़ा खून की तरह दौड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बात रोज रोशन करेगी कि मुल्क और सूबे के मफाद में इससे बेहतर मुआहिदा नहीं हो सकता था। हमने अल्लाह के फजल से नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के लिए हमारा अटल मौक़िफ़ हैरानकुन था। शुरू दिन से अहद किया था कि सूबे के मफाद से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। आमदन से ज़ायद असासाजात इंक्वायरी में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत के मियाद खत्म होने पर एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज शेख सजाद अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उस्मान बुज़दार मतलूब नहीं, ना ही वारंट गिरफ्तारी आज तक जारी हुए। तफ्तीशी अफसर के बयान पर उस्मान बुज़दार ने अबूरी जमानत वापस ले ली। फाजिल जज ने नैब तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि ये ना हो उस्मान बुज़दार को बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लें। गिरफ्तारी से पहले उस्मान बुज़दार को इतला दी जाए। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। फवाद हसन फवाद ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में बरियत की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी खिलाफ कानून की गई। फवाद हसन फवाद ने बरियत की दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, DG नैब समेत दीगर को फरीक बनाया है। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने नैब खत्म करके एहतसाब का नया अदारा बनाने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर बराए रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मेरे ख्याल में नैब खत्म करके एहतसाब का एक नया अदारा बनाना चाहिए। जबकि मौजूदा चेयरमैन नैब ईमानदार आदमी है। इन्होंने कहा कि इमरान खान का एक स्याह दौर था, वो चला गया। इमरान खान के सहूलतकार भी एक एक करके रुखसत हो गए हैं। जिन्होंने इमरान खान को जमीन से उठाकर झूठा महात्मा बनाया, अब ये उनको गालियां निकाल रहे हैं। कि हम 8 महीने में संभाल लेंगे। गांधी बहुत बड़ा
पैसे ही नहीं है खजाने के अंदर और वापस करना है, अरबों डॉलर हर साल आपको वापस करने पड़ते हैं। कोई आसान काम है? खुदा का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर रहा था, उसको डिफॉल्ट से निकाला, इतनी मेहनत की है, अपनी सियासत दांव पे लगा दी है, उसके बदले रुसवाई मिली है, मगर उसके बावजूद मुल्क को बचाना ज्यादा जरूरी था। अब अदारे हैं उनका बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। जो मैं अदारे जिन मेरे जिम्मे हैं वो अदारों की जो हालत है वो आप मुझसे पूछें या मजदूरों से पूछें। पेंशन के पैसे नहीं, तनख्वाह के पैसे नहीं, और उधर से ऑयल का एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। फिर इन्होंने जिस तरीके से जो काम करने चाहिए थे, जो काम 18 में एंड में होना था वो आज हो रहा है। ये जो कोचेज आई हैं रेलवेज की, ये 2017 का प्रोजेक्ट है, 2019 में ये आ जानी चाहिए थी, 20 तक हर चीज बन जानी चाहिए थी, आज आ रही है। तो हर चीज की कीमत बढ़ गई है, हर चीज महंगी हो गई है उसकी वजह से, इनके डिले की वजह से। आलमी हालात भी हैं, जाहिर है इंटरनेशनल क्राइसिस भी है, लेकिन आप हमारी कारकर्दगी को कंपेयर करें 13-18 को इनके 4 साल के साथ। ये 8 माह तो फायर फाइटिंग है, हम तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह को संभालते हैं, दूसरी बेकाबू हो जाती है। लगे हुए अपनी सारी एफर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि पंजाब और केपी की असम्बलियां दिसंबर में ही तोड़ दी जाएंगी। एक बयान में असद उमर ने कहा कि पहले पंजाब असम्बली तोड़नी है या दोनों असम्बलियां, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ। ताहम यह जरूर तय है कि पंजाब और केपी की असम्बलियां दिसंबर में ही तोड़ दी जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोजा दौरे पर बुध को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दरीना तारीखी, सिकाफती और मजहबी रिश्तों के जरिए जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात में बाहमी एहतराम और गैर मामूली अमांगी पाई जाती है। बयान में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर ख्यालात यकसा हैं। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 4 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गई हैं। मलाला ने ट्वीट में अपने पाकिस्तान आने की तस्दीक करते हुए लिखा कि अपने मुल्क पाकिस्तान आना हमेशा से अच्छा एहसास पैदा करता है। इन्हें लाहौर आकर बेहद खुशी हुई है। मलाला ने अपने वालिदैन और शोहर के साथ एयरपोर्ट से ली गई तस्वीर भी शेयर की। मलाला यूसुफजई सेमिनार्स में शिरकत करेंगी, जबकि लम्स यूनिवर्सिटी में मलाला यूसुफजई के एजाज में तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। मलाला यूसुफजई 16 दिसंबर को वापस जाएंगी। अब आपको बताएं कि मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज शीमा ने वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि NRO2 से मुस्तफीद होने वाला सुलेमान शहबाज भी भाषण दे रहा है। उमर सरफराज शीमा ने मजीद कहा कि सुलेमान शहबाज के वालिद ने क्लीन चिट दिलाने के लिए डिग्गी समेत सब हरबे इस्तेमाल किए। अरबों रुपए लूटने वालों को जेल में होना चाहिए था, मगर करप्ट टोला लुटेरों को प्रोटोकॉल दे रहा है। सर्टिफाइड लुटेरे मुल्क पर काबिज हो गए हैं। उमर सरफराज शीमा ने कहा, शरीफ फैमिली ने मुआशरे में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जहर खोला। शरीफ खानदान की करप्शन की गजब कहानियां जुबान ज़द-ए-आम है। इसाक डार ने बरमला इतराफ किया कि वो शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। इनका मजीद कहना था कि शरीफ खानदान एवन फील्ड में फेयर्स के अरबों रुपए के एहसासों के सबूत आज तक जमा नहीं करवा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पूरा मुल्क मोटरवे के जरिए जोड़ने के नवाज शरीफ के ख्वाब की तकमील का आज अहम दिन है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 306 किलोमीटर तवील सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 का संग बुनियाद रखेंगे। पेशावर कराची मोटरवे के इस आखिरी हिस्से की तामीर पर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि M6 को सरकारी और निजी शिराकत दारी से तामीर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने M6 को 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पहले सक्खर फिर हैदराबाद में तकरीब से शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने कहा कि मनसूबे की तकमील से पूरे पाकिस्तान को जदीद और तेज तरीन सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। तजारती आमदोरफ्त तेज, हादसात से बचाव, GT रोड पर ट्रैफिक के दबाव में कमी होगी। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि बेहतरीन शाहराहों की तमीर से तरक्की की नेशनल स्पीड में इजाफा होगा और पाकिस्तान की मुईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन
ان کی نیت صاف دکھائی نہیں دے رہی۔ عارف علوی نے کوشش کی لیکن اب وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ عمران خان پارٹی رہنماؤں سے کافی تیزی سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ہم بالکل کلیئر ہیں کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکمران صرف گفتگو کر رہے ہیں، یہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات کی شرح میں مسلسل کمی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 3341 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 7 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.21% رہی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 34 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں کرونا کا پہلا کیس 26 فروری 2020 کو کراچی میں رپورٹ ہوا تھا۔ اب بات کریں گے ڈالر کی۔ پاکستانی روپیہ روز بروز تنزلی جبکہ امریکی ڈالر عروج کی جانب گامزن ہے۔ آج صبحی کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی ڈالر کی قدر میں بھی اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 224 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 224 روپے 65 پیسے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 2 روپے مہنگا ہو کر 231 روپے 70 پیسے کا ہو گیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس سے 215 پوائنٹس کے اضافے سے 41,755 پر آ گیا ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتظامیہ کی بی بی سی سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ قبضہ مافیا نے دوبارہ اپنے پنجے گاڑ لی ہیں۔ اسلام آباد میں واقع نالا کورنگ کی زمین قبضہ مافیا نے ہوائی خسرہ نمبر لگا کر فروخت کر دی۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ملک جنید کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ اسلام آباد میں واقع نالا کورنگ کی زمین قبضہ مافیا نے فروخت کر دی۔ اسلام آباد میں لاقانونیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہوائی حسرہ نمبر لگا کر زمین کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، جس میں مبینہ طور پر علاقے کے سیاسی قائدین سمیت بدنام زمانہ قبضہ مافیا اور اسلام آباد کے پٹواری بھی شامل ہیں۔ نالہ کورنگ انتہائی تنگ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کے مکینوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ نالہ کورنگ، جس کا مقصد راولڈیم میں پانی کا حد سے تجاوز ہونے کے بعد نالہ کورنگ میں پانی کو چھوڑنا تھا، اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے چیئرمین کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی جانب 31 دسمبر کو ہونے والے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی 101 یونین کونسلز میں سے ہر ایک یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، یوتھ لیبر، اقلیت اور خواتین کونسلرز کے علاوہ ہر یونین کونسل سے 4 جنرل کونسلرز کے انتخاب کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف رپورٹر۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ دسمبر کو ہونے والے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی 101 یونین کونسلز میں سے ہر ایک یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، یوتھ لیبر، اقلیت اور خواتین کونسلرز کے علاوہ ہر یونین کونسل سے 4 جنرل کونسلرز کے انتخاب کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری رہے گی۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ 31 دسمبر کو ہونے والے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے 101 یونین کونسلز میں سے ہر ایک یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، یوتھ لیبر، اقلیت اور خواتین کونسلرز کے علاوہ ہر یونین کونسل سے 4 جنرل کونسلرز کے انتخاب کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف رپورٹر سید عمر اویس گردیزی سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم بھرپور انداز سے جاری ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں صرف چند ہفتے جو ہیں وہ باقی رہ چکے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو
اس پر جو نشستیں بیشتر نشستوں پہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں میں بڑا سخت مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کے امیدواران بھی اس وقت میدان میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ جماعت اسلامی کے امیدواران کے ساتھ ساتھ تحریک کے لبیک، ملی مسلم لیگ، عوامی مسلم لیگ اور آزاد امیدواروں میں بھی کڑا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے بڑے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار بھی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کارنر میٹنگ، ریلیوں اور ڈور ٹو ڈور مہم میں اس وقت مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ پولنگ 31 دسمبر کو ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں صرف چند ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ 2015 میں آپ کو بتایا چلوں کہ 50 یونین کونسل میں انتخابات ہوئے تھے، جبکہ اس بار حکومت نے یونین کونسل کی تعداد 50 سے بڑھا کر 101 کر دیا ہے۔ آئندہ انتخابات میں 9,84,477 ووٹرز ہوں گے، جن میں سے 5,18,193 مرد ووٹرز اور 6,66,284 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ اگلے 5 سالوں کے لیے اپنے مقامی نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے یہ تمام ووٹرز اپنا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ وفاقی تعلق میں سید عمر، آپ نے تفصیل آگاہ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے زیر اہتمام گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ساہیوال میں کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج آف کامرس کے طلبہ نے سپورٹس انسٹرکٹر امانت علی شاکر کی قیادت میں کھیلوں کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ پرنسپل شیخ محمد حنیف کی جانب سے طلبہ کو حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعامات اور شیلڈز بھی دی گئیں۔ مزید جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ کالج آف کامرس چونیا کے طلبہ کی کرکٹ، بیڈمنٹن اور لانگ جمپنگ میں نمایاں پوزیشنز۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے زیر اہتمام گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ساہیوال میں کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج آف کامرس چونیا کے طلبہ نے سپورٹس انسٹرکٹر امانت علی شاکر کی قیادت میں کھیلوں کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا اور پنجاب بھر کی ٹیموں سے مقابلہ کرتے ہوئے کرکٹ میں دوسری پوزیشن، بیڈمنٹن اور لانگ جمپنگ میں تیسری پوزیشنز حاصل کی۔ شاندار کھیل کا مظاہرہ کر کے نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے کھلاڑی طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے پرنسپل ادارہ حضرت شیخ محمد حنیف کی جانب سے طلبہ کو شیلڈز اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ کالج سپورٹس انسٹرکٹر امانت علی شاکر کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوان نسل میں جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ سوچ، کردار اور رویوں میں مثبت تبدیلیوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ پرنسپل گورنمنٹ کامرس کالج چونیا شیخ محمد حنیف نے طلبہ کو تعلیم کے ساتھ کھیلوں میں بھی ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہر سطح پر بھرپور سپورٹ فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین بوٹا جٹ کے ساتھ کشمور کے قریب لائن پرانی سندھ پنجاب بلوچستان کو ملانے والا پل عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام مرتضی مزاری سے۔ جی غلام مرتضی مزاری، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کشمور کے قریب لین پرانی پل پہ، جو عرصہ دراز سے جو لین پرانی پل ہے مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہے۔ سیفٹی کے لیے جو سائڈوں کے لیے انگلاریں لگائی گئی تھی وہ بھی مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے ہیں۔ حادثات بھی یہاں پہ روز کے معمول بن چکے ہیں۔ جب ہمارا علاقہ مکین اور مسافر حضرات سے بات چیت ہوا، ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے بھی ڈی سی کشمور سے یہی اپیل کیا ہے اس پل کو جو ہے دوبارہ ریپیئر کیا جائے، جو سندھ پنجاب بلوچستان کا جو آمد رفت ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے معطل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہی اپیل کی ہے اس پل کو دوبارہ بنایا جائے، کسی بھی وقت جو ہے حادثے کا شکار بن سکتا ہے۔ پہلے بھی یہاں ایک ٹریکٹر یہاں پہ شورکوٹ میں پولیس خدمت سروسز مرکز کا افتتاح آر پی او فیصل آباد سرفراز احمد فلکی نے کیا۔ اس دوران ڈی پی او جنگ راشد ہدایت بھی ہمراہ تھے۔ عوام کو 15 مختلف قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس وقت آر پی او فیصل آباد سرفراز احمد فلکی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو شورکوٹ لیے چلتے ہیں۔ قائم ہونا یہ ایک بہت اچھی اور پازیٹیو بات ہے۔ اس سے پہلے پولیس خدمت مرکز ضلعی ہیڈ کوارٹرز پہ جو ہیں وہ پنجاب پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے قائم کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سروسز تقریباً 15 سروسز ہیں جو پولیس خدمت مرکز کے ذریعے شہریوں کی جو ہے وہ سہولت کے لیے قائم کی گئی ہے۔
तो इससे यकीनी तौर पे जो लोड और रश ऑफ वर्क डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे था वो इस तहसील का और इसके साथ वाली तहसील का जो है वो काफ़ी लोड शेयरिंग जो है वो होगी। और यहाँ पे 15 पुलिस के काउंटर्स जो हैं वो 15 सर्विसेज हैं जो शहरियों की हेल्प करेंगी, उनको फैसिलिटेट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है तो उसको थाने में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, वो यहाँ आएगा, रजिस्टर करवाएगा और उसका करैक्टर सर्टिफिकेट उसके घर पे जो है वो डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो लर्नर परमिट बनवाना है या किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, वो खा पंजाब के किसी भी ज़िले का हो, वो यहाँ से आके जो है वो उसका लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाएगा। इसके अलावा अपने लाइसेंस पे अगर किसी ने इंटरनेशनल एंडोर्समेंट की ज़रूरत है वो भी पुलिस खिदमत वर्कर्स जो है वो जो यहाँ शोरकोट में कायम किया गया है वहाँ से जो है वो काम हो जाएगा। इसके अलावा किसी को कोई FIR की कॉपी की ज़रूरत है वो यहाँ के किसी भी पुलिस स्टेशन के जो है वो FIR हो वो यहाँ से हासिल कर सकता है। सिंस यहाँ पे वकला हजरात के चैम्बर्स भी हैं, कोर्ट्स हैं बिल्कुल इसके जो है वो साथ फैसिलिटी में, तो ये वकला के भी काफ़ी जो है वो उनकी इस मामले में असिस्टेंस होगी और जनरल पब्लिक जो कचहरियों में अपने अपने केसेस के सिलसिले में आती है। इसके अलावा और बहुत जो है वो जैसे किसी ने गाड़ी ख़रीदनी है, कोई मोटरसाइकिल ख़रीदनी है, उस गाड़ी की अगर उसमें वेरिफिकेशन उसको चाहिए कि क्या ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है, क्या इस गाड़ी के बारे में किसी का जो है वो कोई रिकॉर्ड तो पहले से नहीं है, तो वो तसल्ली करके अपनी जो है वो व्हीकल ख़रीद सकता है। हाँ, इसके अलावा जो है वो और भी खदमात जो है वो यहाँ पे फौरी तौर पे दस्तयाब हैं जिसकी टाइम लाइन है। कुछ तो फौरी जो है वो आपका 5 से 10 मिनट में वहीं पे काउंटर पे मसला हल हो जाएगा। कुछ में जो जैसे करैक्टर वेरिफिकेशन है या पुलिस सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच का दावेदार भारत वेब सीरीज सिविक दी कन्फेशंस के सच से खौफजदा हो गई। वेब सीरीज को रोकने के लिए भारत ने खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर अवामी शिकायत के इजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट अनिल सईद का मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों की जांच की और फलों सब्जियों की दुकानों, बेकरियों, जनरल स्टोर्स, नॉन शॉप्स वगैरह में पॉलीथीन बैग्स के गैर मिजाज इस्तेमाल और आम हिफ्जान सेहत का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से 2 दुकानें ज़ायदुल मियाद अशिया खुरोनोश रखने और सरकारी रेट लिस्ट अवेजा न करने पर सील कर दी गई, जबकि दुकानदारों को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया गया। दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माना और वार्निंग दी गई है। किसी भी कौम की तरक्की का राज तालीम के फरोग में ही है। तालीम को तजारत का जरिया बनाने की बजाय हमेशा नस्ल नौ की तरबियत पर तवज्जो दी। इन ख्यालात का इजहार निजी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन प्रोफेसर शौकत अली ने सरगोदा प्रेस क्लब के प्रोग्राम मेड दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। सरगोदा प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट दी प्रेस से प्रोफेसर शौकत अली ने खिताब करते हुए कहा कि हम लोग मुसलमान हैं। अपनी शिनाख्त को मजबूत बनाने के लिए नौजवानों को इस्लामी तालीम की आगाही देने की जरूरत है। इसके लिए रोजाना कॉलेजेस में कुरान क्लास और नमाज का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है ताकि तलबा इस्लामी इक़दार से करीब रहें और मुस्तकबिल में हुक्म खुदाबंदी के मुतहत रहते हुए मुल्की और समाज में अपना किरदार एहसन तरीके से अदा कर सकें। सुकून, दिल का सुकून पैसों में नहीं, दिल का सुकून प्रॉपर्टीज में नहीं, दिल का सुकून किसी शोहरत में नहीं है, दिल का सुकून अल्लाह ताला के जिक्र में है। और वो जिक्र में सिर्फ इबादत नहीं है, मैं नमाज भी पढ़ूं, मैं कुरान भी पढ़ूं, मैं लोगों को सपोर्ट भी करूं, मैं किसी की हेल्प करूं। लाइक मैंने इस कैरियर में तकरीबन 90,000 स्टूडेंट पढ़ाया, जिसमें 15 से 20,000 स्टूडेंट फ्री एजुकेशन में पढ़ा मुझसे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप किसी का फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान करने के बारे में भी ना सोचें, क्योंकि इंसान की अच्छी सोच ही उसकी जिंदगी में निखार लाती है। इस मौका पर सदर क्लब मार आसिफ हनीफ और सेक्रेटरी क्लब मियां मोहसन ने मेहमान आजाद को प्रेस क्लब आमद पर खुश आमदीद कहा और उनकी तालीम के मैदान में ग्रां कदर खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और कहा कि प्रोफेसर शौकत अली तालीम के अफक पर चमकता हुआ वो चांद है जिसकी किरणें नौजवानों को पढ़ा लिखा और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनाने में मसरूफ है। इस मौका पर पंजाब हुकूमत का गरीब अफराद को फौजदारी मुकदमात में मुफ्त दिफा फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला परवेज इलाही की हिदायत पर खुद मुख्तार पंजाब पब्लिक डिफेंडर्स सर्विस कायम होगी। इस बारे में मजीद जान ले
آپ کو اس خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پنجاب حکومت کا غریب افراد کو فوجداری مقدمات میں مفت دفاع فراہم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی ہدایت پر خود مختار پنجاب پبلک ڈیفینڈر سروس قائم ہوگی۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پنجاب حکومت کا غریب افراد کو فوجداری مقدمات میں مفت دفاع فراہم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی ہدایت پر خود مختار پنجاب پبلک ڈیفینڈر سروس قائم ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا غریب افراد کو فوجداری مقدمات میں مفت دفاع فراہم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی ہدایت پر خود مختار پنجاب پبلک ڈیفینڈر سروس قائم ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا غریب افراد کو فوجداری مقدمات میں مفت دفاع فراہم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی ہدایت پر خود مختار پنجاب پبلک ڈیفینڈر سروس قائم ہوگی۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پنجاب حکومت کا غریب افراد کو فوجداری مقدمات میں مفت دفاع فراہم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی ہدایت پر خود مختار پنجاب پبلک ڈیفینڈر سروس قائم ہوگی۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے امور قانون سازی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی ہدایت پر خود مختار پنجاب پبلک ڈیفینڈر سروس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پنجاب حکومت کی طرف سے غریب افراد کو فوجداری مقدمات میں مفت دفاع فراہم کیا جائے گا۔ اجلاس کے موقع پر راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ پنجاب تمام شہریوں کو یکساں قانونی معاونت فراہم کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا۔ وکیل کی سکت نہ رکھنے والا شہری متعلقہ عدالت سے درخواست کرے گا۔ درخواست وصول ہونے کے بعد فاضل جج پنجاب ڈیفینڈر سروس کو وکیل فراہم کرنے کا حکم دے گا، جبکہ جیل میں موجود کوئی قیدی اگر اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ سپرڈنٹ کیل کے ذریعے خدمات حاصل کر سکے گا۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ حکومت کے اس اقدام سے کم آمدنی والے افراد کو فوجداری مقدمات میں وکیل کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، جبکہ سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے افراد کے لیے سزا بھی مقرر کی جائے گی۔ اجلاس میں سیکرٹری قانون پنجاب اختر جاوید کی مسودہ قانون پر اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ چیف پبلک ڈیفینڈر کی نامزدگی وزیر اعلیٰ پنجاب خود کریں گے، جبکہ ضلعی سطح پر بھی پبلک ڈیفینڈر کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر قانون خرم شہزاد برق نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر قانون نے پبلک ڈیفینڈر بل کے مسودے پر کام مکمل کر کے کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جی شیخ جعفر، آپ نے تفصیل آگاہ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ویمن آن ویل کی تقریب، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر، سینئر وزیر میاں اسلم اقبال، صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر اختر ملک اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے شرکت کی۔ تقریب میں ویمن آن ویل سکول کی 2 نئی موٹر سائیکلیں دی گئیں۔ دوران بریفنگ بتایا گیا کہ ویمن آن ویل پروجیکٹ کے تحت خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی فری تربیت دی جائے گی۔ ویمن آن ویل سکول ایل او ایس میں خواتین کی ٹریننگ کا آغاز 67واں بیچ زیر تربیت ہے۔ اب تک 5800 سے زائد خواتین کو ٹرین کیا جا چکا ہے۔ خواتین کو ڈرائیونگ سکولز میں فری ڈرائیونگ سکھائی جا رہی ہے۔ پروجیکٹ کا مقصد خواتین کو زیادہ پراعتماد اور خود مختار بنانا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ گلبرگ میں خواتین کے لیے الگ ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ محکمہ بلدیات کے زیر انتظام یونین کونسلز کی سطح پر برتھ رجسٹریشن مہم، سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسین کا اہم پیغام جاری۔ مہم میں بچوں کے رجسٹریشن کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ برتھ رجسٹریشن مہم 20 دسمبر تک جاری رہے گی۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب سید مبشر حسین کے مطابق رواں سال جنوری سے اکتوبر تک 16 لاکھ سے زائد بچوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ 8 لاکھ بچوں اور 7,76,000 بچیوں کا اندراج کیا گیا۔ برتھ رجسٹریشن مہم کے تحت 60 دن کے اندر پیدائش کا اندراج بالکل مفت، جبکہ 61 دن سے 7 سال کے دوران پیدائش کے اندراج کی فیس 200 روپے چارج کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری آپ سب اہلیان پنجاب سے اپیل ہے کہ مہم کو کامیاب بنائیں۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب کا کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی رجسٹریشن کروائی جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔